नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व ज्योग्राफी ये सेशन हम प्रारंभ कर रहे हैं और विश्व ज्योग्राफी में एक एक जो भी कंसेप्ट है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लेंगे। विश्व ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर रेखाओं से लेकर के और हम विश्व ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आज से ये क्लास प्रारंभ की जा रही है साथियों। एक एक बिंदु को हमें अच्छे से कवर करना है। तो आप लोग दर्पण क्लासेस करौली इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम ये पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं विश्व ज्योग्राफी में, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अक्षांश एवं क्या देशांतर रेखाएं, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। और ये अक्षांश देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं जिनके द्वारा हम कई प्रकार के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, अक्षांश देशांतर रेखाओं को लेके किस तरह से क्या क्या सवाल प्रॉपर रूप से बन सकते हैं। एक तरफ यहाँ हम लिखते हैं दोस्तों, क्या अक्षांश अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, और इधर एक तरफ लिखते हैं साथियों क्या देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो ये याद रखें, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक होती हैं अपनी क्या देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये दोनों की दोनों जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये दोनों ही रेखाएं दोस्तों काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी ये रेखाएं ग्लोब और मानचित्र पर तो आपको देखने को मिलेंगी, पर ये एक्चुअली में हमारी पृथ्वी पर नहीं होती हैं। यानी दोनों की दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसी वजह से ये रेखाएं मानी गई हैं, किसी ना किसी चीज का ये निर्धारण करती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कुछ कॉमन बिंदु। अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं, इन दोनों के कुछ कॉमन फैक्ट जानते हैं। दोनों में क्या क्या ऐसे फैक्ट हैं जो कॉमन है। तो सबसे पहली बात, अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, ये कैसी हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं सर, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये भी कैसी रेखाएं होती हैं, ये भी आपके काल्पनिक रेखा ही होती हैं। कैसी रेखाएं ये होंगी, काल्पनिक, काल्पनिक रेखाएं, रेखाएं होती हैं। चाहे हम अक्षांश रेखाओं की बात करें चाहे देशांतरों की बात करें, दोनों ही रेखाएं याद रखें कैसी हैं, काल्पनिक है। सबसे पहला बिंदु ये याद रखना है, नोट करते चलें आप साथ में ही। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के दोस्तों कुछ कॉमन फैक्ट हैं, उन फैक्टों को हम सबसे पहले जानेंगे। तो चाहे अक्षांश रेखाओं की बात की जाए चाहे देशांतरों की, दोनों ही काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमें ग्लोब, जिसे हम वैश्विक बोलते हैं, उस पर देखने को मिलेंगी और मानचित्र पर देखने को मिलेंगी। पर हमारी पृथ्वी पर कहीं भी हमें ये नजर नहीं आती। तो दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं। ठीक, याद रखना। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिएगा, बिंदु नंबर 2 पढ़ते हैं साथियों। अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं और काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई हैं। जब ये काल्पनिक है, देशांतर क्यों खींची गई हैं, तो काल्पनिक ही है, कल्पना की गई है। वजह क्या है कि इनको खींचा गया है,
तो ये किसी ना किसी चीज का निर्धारण करती हैं। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। याद रखें, किसका? जलवायु, जलवायु का निर्धारण। आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ग्लोब या मानचित्र पर हमें किसी भी कंट्री की जलवायु देखनी हो, किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को जानना है, कहाँ की जलवायु कैसी है, तो उसका निर्धारण अक्षांशीय आधार पर ही होता है। इसके बाद में देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो ये समय का निर्धारण करती हैं। समय का निर्धारण ये करती हैं, काय का निर्धारण? समय का निर्धारण। ये जो रेखाएं होती हैं, याद रखें, ये निर्धारण करती हैं किसका? समय का। समय का निर्धारण करती है कौन सी रेखाएं? ये देखो, तो समय का क्या निर्धारण। ठीक है भाई, तो ये दो बिंदु हो गए, यानी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक हैं और देशांतर भी काल्पनिक है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर या मानचित्र पर जलवायु का निर्धारण करती हैं। किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को अगर जानना है तो किन के आधारों पर जाना जाता है? अक्षांश। सेम ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि जलवायु का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, तो अक्षांश रेखाओं द्वारा। और समय का डिसीजन करती हैं देशांतर रेखाएं। आप जानते हैं कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में समय अलग अलग होता है, अलग अलग कंट्रियों में समय अलग अलग होता है। कहीं पर दिन तो कहीं पर रात होती है, कहीं पर सुबह तो कहीं शाम होती है। और ये हम पता लगाते हैं किनके द्वारा? देशांतर रेखाओं के। तो ये समय का निर्धारण करती हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड बिंदु की बात कीजिएगा, और क्या क्या इनके कॉमन फैक्ट हैं देखिए, यानी कंपैरेटिव और कॉमन दोनों ही फैक्ट हम देख रहे हैं। क्या क्या इसके कंपैरेटिव फैक्ट हैं और क्या क्या कॉमन फैक्ट हैं। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, याद रखें, ये किस आकृति में होती हैं? इनकी आकृति अगर देखी जाए तो अक्षांश रेखाओं की आकृति, याद रखें, सभी अक्षांश रेखाओं की आकृति होती है वृत्ताकार। वृत्ताकार। अब वृत्त कैसा? वृत्त जैसा क्या आकार? वृत्त भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण वृत्त होना चाहिए। याद रखें, कैसा? पूर्ण। तो हम इन्हें पूर्ण वृत्ताकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्ण और वृत्ताकार। यह आप लोगों को याद रखना है। यानी सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार आकृति में होती हैं। इस आकृति में होती हैं, पूर्ण वृत्ताकार आकृति में होती हैं। जबकि देशांतर रेखाओं की आकृति अगर हम जाने तो इनकी आकृति कैसी होती है? तो ये याद रखें, अर्धवृत्ताकार आकृति में होती हैं। अर्धवृत्ताकार, इस तरह की आकृति में दोस्तों ये होती हैं। ये वृत्ताकार होती हैं और वो अर्धवृत्ताकार। यहाँ आप अच्छे से जान सकते हैं, देखिएगा, ध्यान लगाएं, इधर देख सकते हैं। ये हमारे सामने ग्लोब है और इस ग्लोब में ये जो हम देख रहे हैं इस तरह से ये रेखाएं, ये देख रहे हैं हम, ये एक वृत्त बन गया। ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो ये तो हो गई अपनी वृत्ताकार आकृति की रेखाएं, वृत्ताकार होती हैं। ठीक। इसके बाद में जो देशांतर रेखाएं, जैसे यहाँ से ध्रुव से कोई देशांतर रेखा प्रारंभ हो गई तो यहाँ से आप जानते हैं कि ये बीच में से ये चौड़ी है पृथ्वी और ध्रुवों पर चपटी है, इस तरह से, यानी ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ से लेके आधा क्या हो गया? वृत्त। चारों तरफ नहीं जाएगा, उत्तरी ध्रुव से किसको मिलाएंगी? ये दक्षिणी ध्रुव को। तो एक आधा वृत्त बना, पीछे की तरफ से घूम के आ जाता तो पूर्ण होता। तो ये होती है कैसी? अर्धवृत्ताकार। तो इस आकार की ये होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे नेक्स्ट आकृति की हम बात करें तो एक वृत्ताकार और दूसरी कैसी? अर्धवृत्ताकार होती हैं। अगले चौथे बिंदु को जानते हैं।
चौथा कौन सा कंपैरेटिव फैक्ट यहाँ रहने वाला है? तो आगे देखिए आप, अक्षांश और देशांतर जो रेखा है, याद रखिएगा, ये रेखा हमारी संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, यानी कि गोलार्धों में, दो गोलार्धों में विभाजन करती हैं, दो गोलार्ध। अब ये कौन कौन से दो गोलार्ध बनाती हैं? और ये भी याद रखना, दो गोलार्ध बनाती हैं। दो क्या बनाती हैं? गोलार्ध, यानी गोले का दोस्तों आधा भाग। ठीक है भाई, दो गोलार्ध बनाती हैं। इस तरह से ये दो गोलार्ध बनाएंगी। देखें तो ये जो दो गोलार्धों में बांटेंगी अक्षांश रेखाएं, वो गोलार्ध होंगे कौन से? उत्तरी। एक तो आपका होगा कौन सा? उत्तरी, उत्तरी हो गया नंबर एक, और दूसरा हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी। यानी इस तरह से दो गोलार्धों में पृथ्वी को विभाजित करती है कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं विभाजित करती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं भी दो गोलार्ध बनाती हैं। एक बनाती हैं ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी, और एक गोलार्ध ये बनाएंगी कौन सा? पश्चिमी। तो ये इस प्रकार से दो गोलार्ध बनाती हैं। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को, प्रश्न पूछा जा सकता है पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती हैं वो अक्षांश रेखाएं, और पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में या भागों में विभाजित करती हैं, तो कौन सी? अब ये करती कौन सी है? क्या सभी अक्षांश रेखाएं विभाजन करती हैं या सभी देशांतर? नहीं, ये डिसीजन करने के लिए इनके बीच की एक मुख्य रेखा होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की एक मुख्य रेखा है जो दो पार्ट बना रही है, और देशांतरों के बीच रेखा है। तो कौन सी वो रेखा है जो दो गोलार्ध बनाती है? दो गोलार्ध बनाने वाली क्या देशांतर रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा। वो कौन सी देशांतर रेखा है जो दो गोलार्ध बनाने का काम करती है, पूर्वी और पश्चिमी? और वो कौन सी देशांतर रेखा है जो दो गोलार्ध बनाती है, उत्तरी? और वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बनाएगी? तो वो अक्षांश रेखा भी हमें जाननी है। तो ऐसी अक्षांश का क्या नाम है? अक्षांश, याद रखना, रेखा। तो दोस्तों ये जो अक्षांश रेखा है, याद रखिए, वो अपनी अक्षांश रेखा हो जाएगी कौन सी? तो वो होगी आपकी विषुवत रेखा। यानी कौन सी रेखा होगी मित्रों? वो विषुवत रेखा होगी। क्योंकि अभी हम प्रारंभ में कुछ तुलनात्मक बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम आगे एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो ये याद रखें आप, विषुवत रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी दो गोलार्ध बनाती है। अब पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्ध बनाने वाली देशांतर रेखा कौन सी होगी? तो वो देशांतर रेखा होगी अपनी कौन सी? ग्रीनविच रेखा। दोस्तों कौन सी रेखा होगी? ग्रीनविच रेखा। तो याद रखना, ग्रीनविच रेखा और एक आपकी ये हो गई कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये दोनों क्या करती हैं? गोलार्धों में डिवाइड करती हैं पृथ्वी को। विषुवत रेखा जो होती है, याद रखें, इसी विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं? इसी को भूमध्य रेखा भी दोस्तों कहते हैं। यही कहलाती है क्या? भूमध्य रेखा। अच्छा, इसी को हम और क्या कहते हैं? इसी को इक्वेडोर, इक्वेडोर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के इक्वेडोर से गुजरती है। इक्वेडोर रेखा भी इसे कहते हैं, याद रखना, इक्वेडोर के नाम से भी इसे हम पुकारते हैं। अगले पांचवें बिंदु की हम बात करें, पांचवा दोस्तों तुलनात्मक जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु होगा? पांचवा, पांचवा फटाफट से ये नोट करिएगा आप, फटाफट से नोट कर लीजिए। देखो, तो ये अक्षांश जो रेखा है, इन दो अक्षांशों के याद रखना दोस्तों, दो अक्षांशों के, इनके दो अक्षांशों, दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के क्या मध्य, मध्य का जो डिस्टेंस होता है, दूरी, उसे क्या कहा जाता है? उसे कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के मध्य का जो डिस्टेंस होगा
उसे कटिबंध कहा जाएगा। और याद रखना, दो देशांतरों के मध्य का जो डिस्टेंस होगा साथियों, दो देशांतरों के किन के, दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के क्या मध्य, तो मध्य का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, वो डिस्टेंस किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे गौर, या कहीं जगह लिखा मिलता है क्या, गोरे, इस तरह से कहेंगे हम, गोर या गोरे के नाम से जाना जाता है। यानी दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं गोर या गोरे, और दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है उसे कटिबंध कह लो या जोन भी कह सकते हैं। तो इस नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो ये हमने कुछ तुलनात्मक फैक्ट पढ़े हैं। और इसके बाद में देखिएगा, एक और तुलनात्मक बिंदु आपको याद रखना है कि दो अक्षांशों के यानी जो कटिबंध होता है, 1 डिग्री के बीच में, यानी दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का क्या रहता है दोस्तों, डिस्टेंस रहता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, जबकि दो देशांतरों के बीच में 100 कितना 11.3 किलोमीटर का साथियों क्या रहता है, तो डिस्टेंस रहता है। तो ये भी आपको जानना है। तो ये कुछ क्या थे, कॉमन फैक्ट थे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर के। तो एक बार रिपीट करते हैं, यानी अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाएं काल्पनिक हैं। अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं, तो देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं ग्लोब या मानचित्र पर। तो याद रखना, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। ये समय का मान निकाला जाता है, इनसे समय मानक होती हैं। अक्षांश रेखाओं की आकृति याद रखने वृत्ताकार कहो या पूर्ण वृत्ताकार होती है, जबकि देशांतरों की आकृति अर्धवृत्ताकार होती है। इसके बाद में फिर हम पढ़ रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनसे दो गोलार्ध बनते हैं, दोनों गोलार्धों में होती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और उन अक्षांश रेखाओं में वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो दो गोलार्ध बनाती है, तो वो आपकी अक्षांश रेखा होगी कौन सी, भूमध्य रेखा। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों इक्वेडोर यहाँ इक्वेडोर याद रखना, इस नाम से भी जाना जाता है। अब देशांतर जो रेखाएं याद रखें दोनों गोलार्धों में विभाजित होती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी में। अब इनके मध्य में भी वो कौन सी देशांतर रेखा है, वो कौन सी देशांतर रेखा है दोस्तों, जो दो गोलार्ध बनाती है पूर्वी और पश्चिमी, तो वो आपकी होगी कौन सी रेखा। ग्रीनविच रेखा भी 0 डिग्री पर होती है, तो भूमध्य रेखा भी 0 डिग्री पर होती है। इसके बाद में दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, दो अक्षांशों के मध्य का जो डिस्टेंस है उसे हम कटिबंध कहते हैं दोस्तों, कटिबंध या जोन कहते हैं। और ये 111 किलोमीटर का होता है, कितना 111। हाँ, दो देशांतरों के मध्य का जो डिस्टेंस होता है वो 111.3 होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, ये भूमध्य रेखा के पास होता है, क्योंकि देशांतरों के मध्य का डिस्टेंस ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं तो कम होता चला जाता है, और ध्रुवों पे जाके देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, वहां इनका डिस्टेंस लगभग समाप्त हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है याद रखिएगा, वो डिस्टेंस विषुवत रेखा के पास होता है, जो आपको आगे बताया जाएगा। अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अक्षांश रेखाएं कुल होती हैं, तो इनकी संख्या होती है 100 कितनी, 179 होती हैं दोस्तों अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं 300 कितनी होती हैं, 60 होती हैं। देशांतर रेखाएं याद रखें कितनी होंगी, तो 360 होंगी, 360 होती हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो ये देखिए, अब बढ़ते हैं आगे, एक एक बिंदु की अब डिटेल से करते हैं चर्चा। ये तो कुछ कॉमन बिंदु हैं, यानी तुलनात्मक हैं, कुछ कॉमन है, सेम है, जो इसमें होता है वो इसमें भी होता है, तो ये हमें याद रखना है। कुछ बेसिक कौन थे। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। तो ये देखिएगा, ये हमारी हो गई क्या, पृथ्वी। अब आप इसमें देख सकते हैं ये पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी में आप देखिए, तो इस तरह से ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये जो रेखाएं यूं घूम करके उसी जगह आ गई हैं, इस तरह से इनको आप देख रहे हैं, ये होती है कौन सी, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, नॉर्थ पोल हो गया यानी उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ हमारा ये हो जाएगा कौन सा, इस तरह से साउथ पोल हो जाएगा। तो उत्तर से यानी मैं कह सकता हूँ उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, इसको जो मिलाएंगी तो ये होंगी हमारी देशांतर रेखाएं। तो इस तरह से ये रेखाएं होती हैं। अब ये आप देख सकते हैं साथियों, देखिए ये अपने पास है ग्लोब, यानी ये ग्लोब है, और ग्लोब में आप यहाँ से देखेंगे ये नॉर्थ पोल हो गया यानी उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे हो गया कौन सा, दक्षिणी ध्रुव, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ से कोई भी रेखा नीचे की ओर खींची जाएगी तो यहाँ तक वो इस तरह से आधा वृत्त बना पाती है, इसलिए ये अर्धवृत्ताकार होती है। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली ये जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं, यानी देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से और कहाँ तक चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव तक, फिर अगली यहाँ से यहाँ तक, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर अगली यहाँ से यहाँ तक। तो वो रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं क्या कहलाती हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। लेकिन अक्षांश रेखा याद रखना, ये इधर से लेकर के इस तरह से और चारों तरफ घूम के उसी स्थान पर दोस्तों आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं इनकी संख्या, अक्षांश और देशांतर इनकी संख्या 179 और 360 जो है वो किस प्रकार से चीज को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, हम बात करते हैं किनकी, यानी अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं, याद रखें। तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं साथियों, अक्षांश रेखाएं, ये सबसे पहला बिंदु हम यहाँ चर्चा करेंगे, अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश क्या, रेखाएं, यानी आप लोग ये कॉमन फैक्ट आपने लिख ही लिए। अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्षांश रेखाएं, ये हेडिंग बना लो, अक्षांश रेखाएं, यानी आप लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में अक्षांश रेखाएं। और ये जैसे ही कंप्लीट होंगी पूरी तरह, फिर हम पढ़ेंगे क्या, देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश जो रेखाएं याद रखें, अक्षांश रेखाएं किस तरह से होती हैं, क्या स्थित है क्या नहीं है, वो देखिए आप ध्यान लगाएं, इधर देखें बोर्ड की ओर। सबसे पहली बात तो अक्षांश रेखाएं याद रखिएगा, ये किधर से, पश्चिम से, कहाँ से, पश्चिम से, और किधर खींची जाती हैं, तो पश्चिम से और किधर की तरफ खींची गई हैं, तो पूर्व की तरफ खींची गई हैं। पूर्व की क्या, पूर्व की तरफ, ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है। यानी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पश्चिम से लेकर के और किधर की ओर खींची गई हैं, तो पूर्व की ओर खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची गई हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। तो देखिएगा, ये जो आप देख रहे होंगे, ये दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ याद रखें, यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ ये कोलंबिया है गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील है ना, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, तो ये तमाम कंट्रियां इसके अंदर हैं। तो ये याद रखें, यहाँ इक्वेडोर है, इक्वेडोर, इक्वेडोर से ये प्रारंभ होती है, और यहाँ से इधर से इस तरह अगर हम इसको रखेंगे ग्लोब को,
तो यहाँ से देखो ये उत्तर हो गया, यहाँ दक्षिण दिशा हो गई, इस हिस्से में पूरब होगा, इस हिस्से में क्या होगा, पश्चिम। आपके लिए ये होगा, जैसे आप इसे देख रहे हैं तो ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, इधर होगा पूर्व और इधर आपके लिए क्या होगा, पश्चिम। ऐसे ही जैसे मैं इसमें लगाता हूं तो ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, इधर होगा पूर्व तो उधर क्या होगा, पश्चिम। तो ये उत्तर दक्षिण और ये हो गया आपका क्या, पूर्व, और इधर क्या हो गया, पश्चिम। तो ये याद रखें, इस तरह से ये पश्चिम पार्ट हो गया, और यहाँ एकवे डोर से ये प्रारंभ होती है और यूं चारों तरफ घुमा के फिर उसी एकवे डोर तक पहुंचती है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं कहाँ से, पश्चिम से, और किधर की ओर खींची जाती हैं, पूर्व की ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, कई बार ये चीजें हमें पता नहीं रहती कि अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची गई हैं। हम इस तरह से समझ लेते हैं कि भी पूरब से और पश्चिम की ओर, यानी इनको ऐसे नहीं खींचा गया है, ऐसे खींचा जाता है। इधर से स्टार्ट होगी कोई भी रेखा और फिर घूम करके इसी जगह आएगी, जैसे कि ये आपको स्पष्ट दिख रही है ना, या ये दिख रही है, तो ये इस तरह से खींचने वाली है, ऐसे नहीं खींचेगी। तरह यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, इधर इधर से पश्चिम से स्टार्ट होगी पूर्व की तरफ। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये रेखाएं खींची जाती हैं, ये बिंदु आपको याद रखना है, पहला। दूसरी बात सुनिए, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, याद रखें, अक्षांश रेखाएं, इनकी संख्या की हम बात करें तो अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है। अक्षांश रेखाओं का साथियों निर्धारण जो होता है, इन्हें खींचने के लिए, यानी किसी ग्लोब पर, जैसे आपने कोई ग्लोब बनाया, अपनी कॉफी में ग्लोब बना के तैयार किया, तो उस ग्लोब पर आप भी अगर ये रेखाएं खींचना चाहते हैं तो बिल्कुल खींच सकते हैं। तो इनका निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे खींची जाती हैं, तो ये कोणात्मक आधार पर खींची जाती हैं। यानी किसके आधार पर ये खींची जाती हैं, तो कोणात्मक आधार पर खींची जाती हैं दोस्तों। इस आधार पर, कोणात्मक आधार पर, यानी कोण बना करके खींची जा सकती हैं। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। यानी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो कोणात्मक आधार पर किया जाता है। पहले कोण तैयार होता है और उसके आधार पर खींची जाती हैं। अब ये कोणात्मक आधार में कोण याद रखना, 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर एक कोण होता है, फिर दूसरी डिग्री पर दूसरा कोण, तीसरी डिग्री पर तीसरा, चौथी डिग्री पर चौथा कोण, इस तरह से कोण होता है। अब कोण का जो बिंदु होता है दोस्तों, कोण का जो क्या होता है, बिंदु, यानी कोणात्मक बिंदु, कोण जब हम बनाते हैं तो कोण का दोस्तों जो बिंदु होता है, याद रखें, उस बिंदु को सर क्या कहा जाता है। भाई किसी बिंदु को आधार मान के ही तो कोण बनाएंगे अपन, तो जिस बिंदु को आधार मान के हम कोण बनाते हैं, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का बनाते हैं, 3 डिग्री का, और फिर ये रेखाएं बनती चली जाती हैं। अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। तो वो जो कोण का बिंदु होता है, उस बिंदु को हम अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। याद रखना, कोण का बिंदु क्या कहलाता है, तो वो अक्षांश कहलाता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात तो आ गई होगी कि भाई अक्षांश रेखाएं अलग होती हैं और अक्षांश अलग होता है। अक्षांश रेखाएं अलग होती हैं और अक्षांश अलग होता है। यानी एक तो होता है दोस्तों क्या, अक्षांश, एक तो क्या होता है भाई, अक्षांश होता है, और एक होती हैं अक्षांश क्या, रेखाएं। एक हो गई अक्षांश क्या सर, रेखाएं। अब यहाँ पर देखिएगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि दोनों ही अलग अलग बातें हैं, अक्षांश अलग हैं, अक्षांश रेखाएं अलग हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, किसी अक्षांश को आधार मान करके, अक्षांश को आधार मान करके कोण बनाया जाता है, और फिर उस कोण के अकॉर्डिंग खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। यानी अक्षांश एक बिंदु होता है, कोण का बिंदु होता है, उस अक्षांश को आधार मान करके जो रेखाएं खींची जाएंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी। वो अक्षांश अलग है, अक्षांश रेखाएं अलग हैं। अब ये बिंदु कितने होते हैं, तो ये बिंदु याद रखें, अक्षांशों की हम बात करें तो अक्षांशों की जो संख्या होती है, ये जो अक्षांश होते हैं साथियों, वो अक्षांशों की संख्या होती है 100 कितना, 81। अक्षांश जो है 181 होते हैं।
लेकिन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दो ऐसे अक्षांश हैं जिन पर वृत्त नहीं बन सकता, यानी ये बिंदु होते हैं, इन पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। इस वजह से दो अक्षांशों पर रेखाएं नहीं खींचती हैं, तो इसमें से दो अक्षांशों को हटा दीजिए, तो अब रेखाएं कितने पे खींचेंगी, तो रेखाओं की संख्या हो जाएगी 100 कितना 79। तो ये दोनों ही सवाल परीक्षा के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अक्षांश कितने होते हैं, तो कुल अक्षांश अगर पूछा जाए तो 181 यहाँ बताने वाले हैं। और कुल देशांतर कितने होते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 100 बताएंगे आप कितना 79। इसका कारण क्या है, अक्षांश रेखाएं कितना कम पड़ गई, 2, यानी 181, और इनकी संख्या कितनी रह गई भाई, 179। दो अक्षांश रेखाएं कम पड़ गई। अब मैं आपको बना के बता रहा हूं किस तरह से ये निर्धारित होती है, वो थोड़ा सा हम निर्धारण करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से एक बना लिया क्या, ग्लोब। ऐसे मैंने माना कि ये ग्लोब बना लिया, ठीक है, ये बना लिया हमने क्या, ग्लोब, ये ग्लोब बना लिया। अब इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ जीरो जीरो, यानी एक अक्षांश लिखा, क्या जीरो, क्या लिखा, जीरो। अब ये जीरो अक्षांश लिखा, देखो यहाँ बीच में आप ये हम अच्छे से जानते हैं कि भाई कोई भी कोण बनता है, आपने जब आप छोटी क्लासों में होंगे तो आपने कोण बनाए होंगे, तो बीच के बिंदु से ही आपने कोण बनाए होंगे। तो यहाँ से जब हम कोण बनाएंगे, अब सबसे पहले कोण हमें इस जीरो के लिए बनाना है, तो बताओ सीधा कोण बनने वाला है, तो इस तरह आपका कोण बनेगा और इस तरह बन जाएगा, यानी 100 कितने 80 ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये कोण बन गया, तो एक हमारी ये रेखा हो गई, और ये वो रेखा है जो बिल्कुल बीच में होती है, यानी संपूर्ण पृथ्वी को दो पार्टों में बांट रही है, और यही रेखा कहलाती है कौन सी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेडोर रेखा, ये जीरो पर होती है। अब इसके बाद में दो पार्ट हो गए पृथ्वी के, उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर वाला और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यानी इस भूमध्य रेखा ने दो भाग कर दिए। अब यहाँ से इसी से हम रेखाएं बनाना चालू, वो कोण बनाना चालू करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम कोण बनाएंगे, यहाँ से, तो यहाँ एक लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक, क्योंकि हम ऊपर कोण बना रहे हैं। पहले उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं खींच लेते हैं, फिर दक्षिणी गोलार्ध में बनाएंगे। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में रेखाएं हमें बनानी है, तो एक डालिए, सबसे पहले 1 डिग्री का कोण। अब 1 डिग्री का आप कोण बनाएंगे, तो यहाँ से कोण कोण ऐसे 1 डिग्री है, मान लीजिए आपने यहाँ चांदा रखा, तो एक पर टिक करेंगे तो आपका कोण ऐसे बन के कंप्लीट जाएगा। ये आपका कोण हो गया कितने डिग्री का भाई, 1 डिग्री का कोण हो गया, इस तरह सकरासा 1 डिग्री का। अच्छा, इसी कोण को आप इधर भी एक लिख के बनाइए, तो यहाँ से भी 1 डिग्री का कोण ऐसे बन गया। अब दोनों आप ये जो हमने कोण बनाए हैं, ये जो बिंदु है, एक और इधर भी एक इधर भी एक, ये जो बिंदु आपके हैं याद रखें, ये जो बिंदु है, यहाँ हमने एक लिखा, इधर भी हमने क्या लिखा, एक लिखा, दोनों तरफ क्या लिखा, एक लिखा। अब दोनों को, ये हमारे क्या हो गए, दो अक्षांश हो गए, क्या हो गए, अक्षांश। अब दोनों अक्षांशों को आप जोड़ दीजिए और बनने वाली है अक्षांश रेखा, तो इनको हम मिला देंगे, तो ये हमारी एक अक्षांश रेखा बन गई। और बीच वाले सिस्टम को हम क्या करेंगे, हटा देंगे इसको। फिर ऐसे ही हमें ऊपर उत्तरी गोलार्ध में यानी बनाना है क्या, दो, ऐसे ही आपका दो हो गया, इधर भी दो हो गया। अब आप यहाँ से इसी बिंदु से याद रखें, ऐसे 2 डिग्री का कोण बनाओ, ये हो गया, और ये 2 डिग्री का कोण, फिर इधर भी 2 डिग्री का कोण। अब ये दो क्या हो गए, आपके अक्षांश हो गया, अक्षांश संख्या 2, अक्षांश नंबर 2। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, याद रखना अक्षांशों का नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन लेकिन उन अक्षांशों पर बनने वाले वृत्त छोटे होते जाएंगे। अक्षांशों पर जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने जीरो से ये लाइन खींची, आप जानते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और बीच में कैसी है, चौड़ी है, ठीक है, इधर भी चपटी है, धसी हुई है, और इधर से चौड़ी है, तो ये एरिया तो ज्यादा हो गया ना, ये वाला एरिया ज्यादा है।
तो यहाँ से कोई लाइन अगर हम खींचेंगे और चारों तरफ घूम के आएंगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा ये लंबी होगी। थोड़ा सा और ऊपर से खींचेंगे तो और कम हो जाएगा। देखो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ से बीच में से खींचेंगे और फिर घूम के आएंगे तो कितना घूमना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वृत्त कैसे होते जा रहे हैं, छोटे, ये और छोटा हो गया। इसमें एक और वृत्त होता तो और भी छोटा हो जाता, है ना। यहाँ से और भी होता तो और छोटा हो जाता। तो वृत्त कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो ये एक बिंदु दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में असत्य है। तो वहां आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, भाई ऊपर उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध में हम अक्षांश रेखाओं का डिसीजन कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये अक्षांश जो मैं बनाता जा रहा हूँ 1 2 3, अक्षांश का संख्या बढ़ेगा, अक्षांश का क्रम बढ़ेगा, लेकिन उन अक्षांशों पर बनने वाले ये जो बनेंगे, अब ये आपको सीधी दिखाई दे रही है लेकिन घूम के वहीं आ जाएगी। उन अक्षांशों पर बनने वाले वृत्त कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, है ना, छोटे होते जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो वृत्त है वो तो बीचों बीच में बनेगा, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा है। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, उस पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है। ये भी एक सवाल है। पूछा जाए कि ये जो वृत्त बने हुए हैं, अक्षांशीय वृत्त जिन्हें हम कहेंगे, अक्षांश रेखाओं के वृत्त, तो सबसे बड़ा वृत्त बनता है किस पर, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेडोर रेखा पर बढ़ता है। फिर उस रेखा के ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, वृत्त छोटे होते चले जाते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, चाहे आप नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम बढ़ेंगे, वृत्तों का आकार कैसा होता जाएगा, वृत्त छोटे होते जाएंगे, जबकि अक्षांशों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब इसको आधार मान के खींच ली। अब यहाँ हमने एक अक्षांश ले लिया, अक्षांश नंबर 3 या 3। अब कोण बनाओ ये, तो ये ऐसे कोण बन गया, फिर इधर ये कोण बन गया, ऐसे ही बनते हैं ना कोण, ऐसे ही तो होते हैं, ये बन गया। अब इनको आधार मान के ये एक हमने क्या खींच दी लाइन, पहला इधर बनाया, इधर बनाया, फिर सेंटर बना के खींच दी। तो ये हो गई आप लोगों की अगली अक्षांश रेखा। इस तरह से हम अक्षांश रेखाएं खींचते चले जाते हैं। तो अक्षांश रेखा याद रखें, इनका निर्धारण कोणात्मक आधार पर होता है, कोण के आधार पर होता है। यहाँ से बिंदु से, यानी मध्य सेंटर से, बिंदु से 1 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर इधर 1 डिग्री का कोण बनाएंगे, और जब 1 डिग्री का कोण बनाएंगे तो फिर तुरंत कोणों को मिला देंगे और ये रेखा बनकर के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। देखो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ वो बाद की बात है, वो बाद में हम पढ़ेंगे इन चीजों को। तो देखो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ तो हमने देखो, यहाँ से आपने अच्छे से कोण बनाए होंगे बचपन में, चलो चांदा से कोण बनाया होगा, चांदा जो है, तो यहाँ हमने वो रख लिया। चांदा आपका जो है उसमें यहाँ बीच वाला बिंदु, और यहाँ से हमें 0 डिग्री का कोण बनाना है, तो इस तरह से, और इधर भी 0 का यहाँ बना दिया। अब इन्हें मिलाओ, एक रेखा हमारी ये कौन सी, विषुवत रेखा। अब आप 1 डिग्री का यहाँ से कोण बनाएंगे, तो 1 डिग्री का जब कोण बनाते हैं, याद रखना कितने डिग्री का, 1 डिग्री का हम क्या बनाने वाले हैं, कोण बनाने वाले हैं। अब 1 डिग्री का कोण बनाओ, तो 1 डिग्री का कोण जब बनाएंगे तो यहाँ एक 1 डिग्री पर, तो देखिए ऐसे आपने 1 डिग्री का कोण बना दिया। ये हो गया आपका कैसा कोण, 1 डिग्री का कोण हो गया गुरु जी। 1 डिग्री का क्या बन गया कोण, यहाँ ऐसे 1 डिग्री पे चांदे में जो 1 डिग्री है कोण बना दिया। अब यही कोण अब इसको हम कैसे मिलाएं, ऊपर जा सकती है नीचे, तो इधर भी इस बिंदु से 1 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ मान लीजिए 1 डिग्री का यहाँ भी कोण बना दिया। अब ऐसे फिर इसको ऐसे ये कोण बन गया, दोनों तरफ कोण बना, इन दोनों को हटा दीजिए। हटाने के बाद में एक एक को मिला दीजिए, इनको अक्षांशों को, और ये बन के कंप्लीट हो गई 1 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर ऐसे ही 2 पे कोण बनाए, यानी 2 का कोण हो गया, फिर इधर भी 2 का कोण हो गया, और ये आपकी 2 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर आप यहाँ से
3 पे कोण बनाइए, यहाँ से 3 का कोण, फिर इधर भी 3 पे कोण, इनको मिला दीजिए और ये हो गई आपकी 3 डिग्री अक्षांश रेखा। तो याद रखिएगा अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कोणात्मक आधार पर होता है और कोण का बिंदु जो होता है ना, ये कोण का बिंदु हम ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है सर? 181 होती है। अक्षांश 181 होते हैं। अब इस बात को जानते हैं कि अक्षांश 181 कैसे हैं और अक्षांश रेखाएं 179 कैसे हैं। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ देखें प्लीज कि यहाँ से ये हमारी हो गई कौन सी? बीच वाली। बीच वाली क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये आप इसमें देख सकते हैं ग्लोब में, ये जो रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है, रेड कलर में देखिएगा, ये जो है ये है भूमध्य या विषुवत रेखा इस तरह से। अब इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भी हमें कोणात्मक आधार पर क्या करना है? अक्षांश रेखाएं खींचनी और दक्षिणी में भी। तो यहाँ से ऊपर आएंगे तो एक रेखा, फिर 2 3 4 इस तरह से खींचेंगी चारों तरफ, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर और ऊपर, इस तरह से हम ये रेखाएं खींच। अब वो यहाँ एक बात आपको याद रखनी है साथियों कि ये जो है विषुवत रेखा, इसने 2 पार्ट कर दिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। ठीक है भाई, 2 पार्ट कर दिए क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, 0 डिग्री पर है। तो उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी भाग में जितने अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश माने जाएंगे, दक्षिणी भाग में जितने अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश माने जाएंगे। अब उत्तरी भाग में उन अक्षांशों को आधार मान के जो रेखा खींचेंगी वो उत्तरी अक्षांश होंगी। दक्षिणी भाग में खींची गई अक्षांश रेखा दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएंगी। फिर से समझ लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में इस ये जो रेड कलर में आपको ये दिखाई दे रही है, रेड कलर वाली जो है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी हम उत्तरी गोलार्ध में जितनी रेखाएं खींचेंगे वो सारी की सारी अक्षांश होंगी, पर कौन सी अक्षांश होंगी? उत्तरी अक्षांश। जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ एक खींचेगी, 1 डिग्री कौन सी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 2 डिग्री कौन सी? उत्तरी अक्षांश। और ऊपर बढ़ो, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी उत्तरी गोलार्ध में खींची गई तमाम अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से भाई? उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद में इस विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को क्या कहा गया? दक्षिणी गोलार्ध। इसमें जितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वो दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाएंगी। जैसे यहाँ 1 डिग्री कौन सी? दक्षिणी अक्षांश। 2 डिग्री और नीचे दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरह से हम लोग खींचते जाएंगे तो नीचे की रेखा होंगी दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। अब आप देख सकते हैं इसमें, ये अपना इंडिया, ये भारत है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो अपना भारत है, याद रखें ये भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है अक्षांशीय आधार पर। अक्षांशीय आधार पर ये इस भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जो रेड कलर में दिखाई दे रही है, तो ये इसके ऊपर आ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में है? तो अक्षांशीय आधार पर अगर हम जाने तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय आधार पर भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए हमारे भारत से जो भी रेखाएं गुजरेंगी, अक्षांश रेखाएं, वो तमाम अक्षांश रेखाएं उत्तरी उत्तरी के नाम से पुकारी जाएंगी। आप उत्तरी दक्षिणी नहीं कह सकते हैं, चाहे वो भारत का दक्षिणी भाग हो, चाहे भारत का मध्य भाग हो, चाहे वो भारत का उत्तरी भाग हो, भारत का चाहे वो याद रखना जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह जो भी है वो हो, और चाहे यहाँ तमिलनाडु या कन्याकुमारी हो, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश के नाम से पुकारी जाएगी। मध्य में भी उत्तरी अक्षांश और भारत के उत्तरी भाग में भी उत्तरी अक्षांश होगी। याद रखें क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारा भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में तमाम रेखाएं जो खींची जाती हैं वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। चाहे वो किसी कंट्री के मध्य में आ रही हो, चाहे किसी कंट्री के वो नॉर्थ में आ रही हो, चाहे साउथ में आ रही हो, सारी की सारी क्या होंगी? उत्तरी अक्षांश। इसीलिए तो हम जब भारत की भौगोलिक स्थिति विस्तार पढ़ते हैं तो हमारे भारत के दक्षिण में और उत्तर में
ये जो हम देखते हैं तो पढ़ते हैं कि हमारा भारत 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जबकि वो नीचे होती है बिल्कुल साउथ में, 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो हम उत्तरी उत्तरी दोनों बार कहते हैं, क्योंकि हम पूर्णतः, हमारा हिंदुस्तान पूर्णतः कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और किस आधार पर है दोस्तों, तो अक्षांशीय आधार पर है। तो मेरा सीधा सीधा कंसेप्ट यह है कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है, खींचने वाली तमाम अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी और नीचे खींचने वाली तमाम अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ बिंदु और हमने ये रेखा खींची, फिर ऊपर खींचेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से खींचते खींचते हम ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ 1 2 3 4 इस तरह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा साथियों। और 90 डिग्री पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां हमको घूमने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। यहाँ थोड़ा ज्यादा जगह है, यहाँ बड़ा वृत्त बन गया, फिर यहाँ और छोटा वृत्त बना, यहाँ और छोटा वृत्त बना। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ हम घूमे तो एक वृत्त बना, फिर यहाँ एक वृत्त बना, तरह से यहाँ हम घूमेंगे, एक वृत्त बना, घूम के आ गए, यहाँ हम घूम के आ गए, फिर एक छोटा वृत्त बना, फिर यहाँ हम घूमे तो एक वृत्त बना, इस तरह वृत्त। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये वृत्त छोटे होते जाएंगे, लेकिन 90 डिग्री पर यहाँ एक बिंदु ही लगने वाला है, ये रेखा नहीं खिंचेगी, वृत्त नहीं बनेगा। ऐसे ही नॉर्थ पोल की बात करो, यानी दक्षिणी ध्रुव की बात करो, वहां भी याद रखना, वहां भी आपका ये 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है यानी दक्षिणी ध्रुव है, वहां भी बिंदु ही बनने वाला है, यानी कोई आपकी रेखा नहीं बनने वाली है। इसलिए याद रखना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, यानी उत्तरी गोलार्ध में साथियों अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखें, अक्षांशों की हम बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कितने होते हैं दोस्तों, अक्षांश कितने होते हैं, यानी अक्षांश एक वो बिंदु होते हैं जिनको आधार मान करके अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, एक कोणात्मक बिंदु होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की बात करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ तक कितने होंगे, 90, यानी 1 से लेके 2 3 इस तरह से कितने होंगे, 90। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 90 होगी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ 1 से लेके और 90 तक हमें आना है, 1 2, और इसमें भी अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की संख्या होगी साथियों कितनी, 90। और एक आपका 0 डिग्री जो अपनी भूमध्य रेखा है, तो ये भी किसी ना किसी बिंदु को आधार मान के खींची गई है, और इस ये भी एक 0 डिग्री अक्षांश है। तो एक हमारा अक्षांश जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो अक्षांश हो जाएगा वो अक्षांश क्या होगा, तो वो जो अपना अक्षांश होगा याद रखें, वो अक्षांश हो जाएगा कौन सा, वो अक्षांश होगा अपना 1, यानी 0 डिग्री वाला एक ये अक्षांश हो गया, यानी एक तो 0 डिग्री का अक्षांश हो गया और 90 अक्षांश ऊपर हो गए, 90 नीचे हो गए। तो टोटली अक्षांश कितने होंगे, तो आप इन्हें जोड़ोगे, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा जिस 0 अक्षांश को आधार मान के खींची गई है, वो 0 भी तो एक अक्षांशीय बिंदु है, तो वो आपके हो गए 100 कितने 81। तो दोस्तों कुल मिला के अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है सर कि 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री जो साउथ पोल है, ये यहाँ पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल पूरी तरह नहीं घूम पा रहे हैं, यानी यहाँ हम ज्यादा नहीं घूम पा रहे हैं, रेखा नहीं खिंच रही है, केवल और केवल क्या बन पा रहा है, बिंदु बन पा रहा है, केवल और केवल क्या बन पा रहा है, एक बिंदु बन पा रहा है, यहाँ भी एक बिंदु बन पा रहा है, रेखा नहीं खिंच रही है। तो दो अक्षांशों पर रेखा नहीं खिंचती है, इसीलिए इसमें और इसमें, है ना, अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें, किनकी, अक्षांश दोस्तों रेखाओं की, तो याद रखना साथियों, अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में 90 नहीं होंगी, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा नहीं खिंचेगी। तो कितनी होंगी, 90 के बजाय 89 होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी होंगी, 89।
और एक आपकी 0 पर होगी। अब इन्हें आप जोड़ोगे दोस्तों तो हो जाएंगी 100 कितनी 81। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं 179 होती हैं। मेरा मतलब सीधा सीधा यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जो 90 अक्षांश हैं 90 डिग्री अक्षांश पर रेखा नहीं खिंचती तो 79 पर वो 89 पर खिंचेगी और 89 पर खिंचेगी तो 89 अक्षांश रेखाएं बन गई। दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांशों पर खिंचेगी 90 वाले पे नहीं खिंचेगी। तो ये 89 हो गई और एक 0 वाले पे खिंचने वाली है। तो इस तरह से 89 89 और एक आपका 0 वाला हो गया और ये संख्या दोस्तों हो जाएगी आपकी अच्छा 179 होगी। कोई बात नहीं है ना। देखें इस तरह से होगी दोस्तों कितनी तो 100 याद रखना 89। तो ये इनकी संख्या। तो कुल मिला के आप यहाँ अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं कि अक्षांश कुल कितने होते हैं कितने होते हैं दोस्तों 181 होते हैं। लेकिन 181 अक्षांशों पर वृत्त नहीं बनते हैं वृत्त नहीं बनते हैं। तो वृत्तीय अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी तो ये होंगी दोस्तों वृत्तीय यानी वृत्त बनेंगे कितने 100 कितने बनेंगे दोस्तों 179। ये दोनों ही अलग अलग फैक्ट हैं और ये आप लोगों को याद रखने। तो फटाफट से आप ये नोट कर लें और आगे बढ़ते। चलो देखिए आगे ध्यान समझ लो आप। देखें ठीक। अब इसके बाद में देखें नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इनके विषय में यानी अक्षांश और देशांतरों को लेके अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि क्या क्या सवाल इनके बनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है। आगे यहीं से मैं इन्हें आपको बताऊंगा अक्षांश रेखाएं इनके तमाम बिंदुओं को यानी आर्कटिक वृत्त क्या है अंटार्कटिक वृत्त क्या है विषुवतीय वृत्त क्या है और ये विषुव क्या होते हैं और उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है किस तरह क्या है स्थितियां इनकी हैं। तो तमाम चीजों को इनको आप क्लियर करेंगे। कैसी ये रेखाएं किन किन महाद्वीपों से किस तरह से ये गुजर रही हैं मकर रेखा क्या होती है और ये कर्क रेखा क्या होती है। तो ये सारे बिंदुओं को आप अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए। अब क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को पूरा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलने वाला है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो रीट भर्ती परीक्षा यानी एल फर्स्ट मेंस में और L2 प्री मेंस दोनों में। उसके बाद में दोस्तों सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और SSC रेलवे यानी तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासों को आप नियमित तरीके से देखते रहें और लिखते रहें। साथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत सर।